ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंतहाई सिंपल यूनिट है, इंशाल्लाह आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। अगर आप गौर से सुनेंगे तो हर एक चीज़ जो है आपको पानी की तरह आसान होती चली जाएंगी। तो हमारे साथ आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव मौजूद है, जिसमें हम मंदजैल टॉपिक्स पर बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। जब अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो इसकी वजह से किस तरह के इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लिस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स इन टर्म ऑफ इफेक्ट्स ऑन बॉडी इश्यूज, इंडिकेशन फॉर यूज, एडवर्स इफेक्ट, नर्सिंग प्रोसेसेस, implication, प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपी, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइंट रिस्पॉन्सेज। मतलब यह है कि जितने भी हमारे साथ एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक टर्म्स है, ड्रग्स है, ठीक है, इसके हम इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे कि ये हमारे बॉडी में किस तरह के इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम कब यूज़ करते हैं, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से इसके क्या प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, कैसे हम इसके ज़रिए थेरेपी देते हैं और किस तरह से क्लाइंट इसको रिस्पॉन्स देता है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर हम नर्सिंग प्रोसेस को यूज़ करते हुए एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स को क्या करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से नर्सिंग प्रोसेस के ज़रिए एड्रेनर्जिक एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कस द नर्सिंग केयर इंक्लूडिंग टीचिंग क्लाइंट अबाउट द सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ दीज क्लासिक ऑफ ड्रग्स। ठीक है, हमारे साथ एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक क्लास से रिलेटेड जितने भी ड्रग्स है, इसको हम किस तरीके से सेफ और इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इसके हवाले से नर्सेज जो है किस तरह से अपने पेशेंट को टीच करते हैं, नर्सिंग केयर कैसे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सही है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में एक CNS होता है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम है जो कि दो चीज़ों के मिलाप से बना हुआ है। पहली जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्रेन कहते हैं, और दूसरी जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती है, ये दोनों चीज़ें मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाती है। फिर ये दोनों चीज़ें जो है फिर मज़ीद इसके सब डिवीज़न हुए हैं, जिसमें हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, इसी तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सारे सिस्टम जो है फिर इस ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम है इसके अंडर में आते हैं। इसके ये फिर क्या है, सब कैटेगरीज है। तो पहली बात तो आप लोगों को ये याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आपने उनको बताना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलाप से बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अभी मैंने आपको बताया। The autonomic nervous system is the part of the nervous system that supplies the internal organs, including the blood vessels, stomach, intestine, liver, kidneys, bladder, genitals, lungs, pupil, heart, sweat, and salivary and digestive gland. इसी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे साथ नर्वस सिस्टम का क्या है, एक सब पार्ट है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि सब कैटेगरी है या सब टाइप है। ये क्या करते हैं, ये
इससे जो है इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिससे जो है इसी तरह से जो है रास्ते गए हुए हैं हमारे बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की तरफ, जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स की तरफ भी नर्व गए हुए हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, स्टमक की तरफ भी गए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से इंटेस्टाइन की तरफ भी गए हुए हैं, लिवर की तरफ भी, किडनी की तरफ, ब्लैडर, जेनिटल, लंग्स, प्यूपल, हार्ट, स्वेट, सेलिवरी एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सारी चीज़ें हमारे साथ ऑर्गन हैं। तो इन सारे ऑर्गन तक जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से लीड्स गए हुए हैं। लीड से मुराद नर्व जो है वो गए हुए हैं, जिसके ज़रिए इन सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। सही है। सो द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेन डिवीजन। फिर इसी तरह से अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, तो इसके हमारे साथ दो क्लासेस है। कौन कौन से क्लासेस है? एक हमारे साथ सिंपैथेटिक क्लास है और एक हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक क्लास है, ठीक है। तो ये दो क्लासेस जो है ये हमारे साथ मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होते हैं, और इन दो क्लासेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन में। जो सबसे मेन और कॉमन फंक्शन या करेक्टरिस्टिक है, जो कि आप सबको पता है, आप लोगों ने बहुत जगहों पर सुना भी होगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में क्या करता है, रोल प्ले करता है। फर्स्ट क्लास से जो है आप लोग ये बात जो है सुनते आ रहे हैं, और पिछले क्लास में भी मैंने आपको रिस्पायरेटरी यूनिट में बताया हुआ था कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये ख़ास तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। इसके ज़रिए ख़ास तरह के हार्मोन्स को ख़ास तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिसको हम एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेज को प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है। तो इसको हम आगे अब डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज आपके लिए ये है कि आपसे पूछ सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो टू मेन डिवीजन है या सब डिवीजन है वो कौन से हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एक सिंपैथेटिक है और दूसरा हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एमसीक्यूज एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे साथ नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कहाँ कहाँ किस जगह जो है नर्व जो है वो गए हुए हैं, या हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स को ये रेगुलेट करता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स इसमें आ जाते हैं, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ब्लैडर, जेनिटल, लंग्स, प्यूपिल, हार्ट, स्वेट, सिलिवरी एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो दो एमसीक्यूज मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग वेजरल फंक्शन, ठीक है। वेजरल फंक्शन से क्या मुराद है? वेजरल फंक्शन से मुराद हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के जितने फंक्शन है, जैसे कि हमारे हार्ट के फंक्शन क्या है, हार्ट बीट करना, ठीक है, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसको कंट्रोल करना। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट को रेगुलेट करना, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस का रेगुलेट करना। इसी तरह से जो फूड मटेरियल होता है उसकी डाइजेशन करना, फिर उससे एब्जॉर्प्शन करना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, फंक्शन है। इसको कौन रेगुलेट करता है? जहाँ ये हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सब पार्ट होते हैं, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे साथ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो ये क्या करते हैं, वेजरल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सो यहाँ पर अगर हम सिंपैथेटिक डिवीजन की बात करें, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे साथ जो दो मेजर क्लासेस है, जिसमें एक सिंपैथेटिक दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है। तो सिंपैथेटिक डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, तोरोकोलम्बर डिवीजन। तोरोकोलम्बर डिवीजन से मुराद यह है कि जो थोरेसिक हमारे साथ क्या है, जो थोरेसिक है, ठीक है, जो चेस्ट है, उसके फंक्शन और इसके साथ साथ लंबर तक जो है इसके स्पाइन जो सॉरी इसके नर्व जो है वो गए हुए होते हैं। तोरो तोरेको लंबर डिवीजन, ठीक है, तोरेको लंबर मतलब तोरिक्स और लंबर से मिलकर ये बना हुआ एक वर्ड है, जिसको हम तोरेको लंबर कहते हैं। सो सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम के जो नर्व होते हैं वो तोरे को लंबर से जो है वो स्टार्ट हुए होते हैं, या तो तोरे को लंबर तक जो है वो गए हुए होते हैं। तोरे को टोरिक्स और लंबर दोनों आ जाते हैं। सो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन ओरिजिनेट इन द thoracic एंड अपर लंबर स्पाइनल कार्ड। अपर लंबर स्पाइनल कार्ड मतलब ये है कि हमारे साथ जो thoracic है, ठीक है, जिसको हम चेस्ट कहते हैं, तो फर्स्ट वर्टिब्री से लेकर जो वर्टिब्री नंबर 12 है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अगर थोड़ा सा डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मिसाल के तौर पर ये मैंने खोपड़ी बना दी है, ठीक है, और फिर इस तरह से ये एक स्पाइनल कॉर्ड गया होता है, ये वर्टेब्रल कॉलम है, इसको आप वर्टेब्रल कॉलम कह सकते हैं। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक जो है 12 आए हुए होते हैं। ये हमारे साथ चेस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसको हम thoracic कहते हैं। तो यहाँ से जो है सिंपैथेटिक नर्व जो है वो ओरिजिनेट हुए होते हैं, ठीक है, निकले हुए होते हैं। और इसके साथ साथ फिर हमारे जो नीचे जो क्या कहते हैं कमर है ना, नीचे वाला कमर जिसको हम लंबर कहते हैं, लंबर वर्टिब्री का नाम आपने सुना होगा। तो इसमें हमारे साथ लंबर वर्टिब्री 1, लंबर वर्टिब्री 2 और लंबर वर्टिब्री 3, यहाँ से जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व जो है वो निकले हुए होते हैं। और हमारे बॉडी में मौजूद जो डिफरेंट ऑर्गन है उसके फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। समझ आ गई इसकी? जी सर। ओके, वेरी गुड। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारे साथ जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इससे दो मेन क्लासेस, दो मेन हमारे साथ सिस्टम जो है वो निकले हुए हैं, जिसमें हमारे साथ एक सिंपैथेटिक पाथवे है जी के, जो कि एसिटाइल कोलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। हाँ, एसिटाइल कोलिन ये क्या होते हैं, ये हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। नॉर एपिनेफ्रिन ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये हमारे साथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे है, ये क्या करते हैं, ये एसिटाइल कोलिन को यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक पूरा डायग्राम आपको दिया गया है, ये वाला, ये सिंपैथेटिक पाथवे को शो कर रहा है। ये क्या करता है, सिंपैथेटिक पाथवे में एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को यूज़ करते हुए और नॉरएपिनेफ्रिन को यूज़ करते हुए ये क्या करते हैं, अपने टारगेट साइट तक पहुंचते हैं, टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं। वहाँ पर जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ बॉन्डिंग करके ख़ास तरह के इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से जो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे है, ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन को यूज़ करते हुए, ठीक है, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के ज़रिए ये अपने रिसेप्टर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ख़ास तरह के इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये जस्ट कुछ डायग्राम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना था, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है आइडिया हो जाए इसके बारे में। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट डायग्राम है और इसके ज़रिए आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो इंतहाई क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको गौर से सुने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये टू मेन सब क्लासेस पर मुश्तमिल है। एक हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक है और दूसरा हमारे साथ सिम्पैथेटिक है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है। फिर इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सब क्लासेस है, जिसमें आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि इसके अंडर आ जाते हैं। सो जो टू मेन क्लासेस है हमारे साथ, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, वो क्या है, उसको अब हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया कि ये तोरे को लंबर से जो है इसकी नर्व जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। मतलब T1 से लेकर T12 तक जो हमारे साथ वर्टिब्री आते हैं, ठीक है, और इसी तरह से हमारे साथ नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक। तो ये हमारे साथ टोटल इनसे जो है क्या हुए हैं, सिंपैथेटिक
न्यूरॉन्स या नर्व जो है वो निकले हुए हैं, जो कि आपको ग्रीन लाइन में ये नज़र आ रहे हैं ये सारे, ठीक है। अब अगर ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले को देखें तो ये ऊपर वाला जो नर्व है, ठीक है, सबसे नंबर 1 पर जो आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके बता देता हूँ, यहाँ पर टिक करके, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे साथ पहले नंबर पर जिसको मैंने एरो के ज़रिए किया हुआ है, तो इसका फंक्शन क्या है? इस न्यूरॉन का फंक्शन ये है कि ये हमारे आई के जो फंक्शन है उसको भी कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ हमारे स्किन के जितने भी फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। फिर इसी तरह से हमारे साथ टोरेको जो T2 नर्व होता है, जो कि आपको इस पहले एरो के बाद जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको इस टिक से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये वाला नर्व क्या करता है? ये वाला नर्व आपके सिलिवरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, सही है। सॉरी, ये दूसरा वाला स्किन को कंट्रोल करता है, तीसरा वाला सिलिवरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फिर इसी तरह से जो चौथे नंबर पर आता है, ये आपके लंग्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर इसी तरह से पांचवा, छठा और सातवां जो है, ये तीनों आपके हार्ट फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर इसी तरह से जो नौवा पोजीशन पर आता है, ये स्टमक, पेनक्रियाज, लिवर एंड गाल ब्लैडर, इसी तरह से एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ब्लैडर हो गया, जेनिटल्स हो गए। तो इसके फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इसी तरह से जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें आपके पास कुछ जो सर्वाइकल नर्व है, ठीक है, तोरेको नर्व इस सॉरी सर्वाइकल नर्व इसमें आ जाते हैं। जो ब्रेन स्टेम है, ठीक है, ब्रेन स्टेम से मुराद हमारे साथ जो दूसरे पार्ट होते हैं ब्रेन के, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो आई के फंक्शंस को कंट्रोल काउंटरएक्ट करता है, ठीक है। सेलेवरी ग्रेन के, हार्ट के फंक्शन, लंग्स के फंक्शन, स्टमक के फंक्शन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग आगे समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डायग्राम को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही था कि जो मैंने अभी आपको बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसके तोरे को लंबर नर्व है, मतलब तोरेसिक T1 से लेकर T12 से तक जितनी वर्टिब्री हैं वहाँ से नर्व निकले हुए हैं, अपने फंक्शंस को क्या करता है? मॉनिटर करता है। और इसी तरह से नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक के जो वर्टिब्री हैं, यहाँ से नर्व निकले हुए हैं और वो अपने फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये बात जो है आप लोगों को समझाने के लिए ये डायग्राम जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किया। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा जी, नहीं सर, नंबर। आगे बढ़ते हैं। न्यूरोट्रांसमिशन एट एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स के ज़रिए न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन कैसे होती है? नर्व्स या जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स ये आपके नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन जो है, ये किस तरह से न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता है? तो इसमें हमारे साथ सिंथेसिस ऑफ नोर एपिनेफ्रीन, सबसे पहले नोर एपिनेफ्रीन जो है उसकी सिंथेसिस होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है। इसी तरह से स्टोरेज ऑफ डोपामीन, डोपामीन ये हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर है। और नोर एपिनेफ्रीन जो है, ये वेसिकल्स में क्या होते हैं, फिर ये स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के मुताबिक फिर यही नोर एपिनेफ्रीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये वेसिकल से रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से मेटाबॉलिज्म में हमारे साथ CO कोली, ये हमारे साथ एक आता है, सबर करे, COMT। MT इससे क्या आता है, यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है। थोड़ा सा मैं उसको करके, हाँ सॉरी, थोड़ा सा आगे मैं जाता हूँ, इसको देखता हूँ, फिर वापस आता हूँ। अच्छा जी, मैंने इसको यहाँ पर कहीं पर देखा था, COMT शॉर्ट फॉर्म है। ये हमारे साथ असल में एंजाइम्स है जो कि ख़ास तरह के इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। COMT
तो इसको आगे फिर चले डिस्कस कर लेते, ये आपको क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, COMT ये 20% इंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को करता है, प्रोड्यूस करता है। और इसी तरह से हमारे साथ मोनोएमीन ऑक्सीडेज ये एक दूसरा इंजाइम है, ठीक है, जो कि 80% इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, मोनोएमीन ऑक्सीडेज, ठीक है। इसी तरह से बाइंडिंग टू रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, अपटेक मैकेनिज्म। और इसी तरह से इसमें जो है हमारे साथ अपटेक मैकेनिज्म एक तरीक़ाकार है जो कि होता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये पॉइंट्स, ये जस्ट आप लोगों को वो पाथवे यहाँ पर बताया गया है जिसके ज़रिए एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स अपने जो सिग्नल्स है उसको ट्रांसफ़र करता है, कभी आगे कभी पीछे, और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो इन सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले ये क्या करते हैं, नोर इपिनेफ्रीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाते हैं। फिर इसी तरह से डोपामीन और नोर इपिनेफ्रीन्स को इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल से मुराद इस तरह का एक सेक होता है, बेक होता है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये स्टोर हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस बेग के अंदर जो जमा हुए हैं, इस बेग को क्या कहते हैं, वेसिकल कहते हैं। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं और डोपामीन भी होते हैं, और फिर सिचुएशन के मुताबिक ये रिलीज होते हैं नोर एपिनेफ्रीन्स, ठीक है। इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, फिर ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, और फिर इसी तरह से इसकी दोबारा से अपटेक होती है, दोबारा से ये क्या करते हैं, ख़ास तरह के सेल होते हैं और इन न्यूरोट्रांसमीटर को दोबारा से क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, खाते हैं और इसको क्लियर करते हैं, माहौल को जो है इससे क्लियर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे डिटेल से आने वाली हैं, इंशाल्लाह आप लोग इसको सीख जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सही है। अच्छा जी, ये बाद में पढ़ने वाली चीज़ है, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, सही है। एपिनेफ्रिन कहाँ इधर से रिलीज नहीं होगा क्या? सर, ये सिर्फ नॉर एपिनेफ्रिन इधर से रिलीज हो रहा है, एपिनेफ्रिन कहाँ से होगा फिर? ये सारे रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ये एक ही जगह से रिलीज होते हैं, ठीक है। लेकिन सिचुएशन के मुताबिक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, या सॉरी सिम्पैथेटिक होता है या पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो या तो एपिनेफ्रीन को रिलीज़ करेगा या नॉर एपिनेफ्रीन को रिलीज़ करेगा। तो इसके नतीजे में हमारे बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ब्लड वेसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, प्यूपल ऑफ आई जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सारे सिचुएशन होते हैं। लेकिन जब वो सिचुएशन टल जाती है, जब वो इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, तो फिर इसके नतीजे में जो हार्मोन्स पहले रिलीज़ हुए थे वो रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं, और उसके नतीजे में दूसरे हार्मोन, मतलब अगर पहले एपिनेफ्रीन रिलीज़ हुए हो रहे थे, उसकी वजह से ये इमरजेंसी सिचुएशन जो है प्रोड्यूस हुई थी, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ था, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ था। तो जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो फिर एपिनेफ्रीन की जगह नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे हार्ट रेट को दोबारा से नॉर्मलाइज करता है, बीपी को दोबारा से नॉर्मलाइज करता है, प्यूपिल को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, वेसल को डायलेट करता है। तो इस तरह से दोबारा से नॉर्मलाइज कर लेता है। तो इसकी रिलीज सिक्रीशन जो है सेम जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक ये रिलीज होते रहते हैं, सही है। जी सर। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम बात करते हैं एड्रेनोसेप्टर्स की। एड्रेनोसेप्टर देखे, एड्रेनर्जिक से क्या मुराद है, एड्रेनर्जिक से मुराद आपके पास जो एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से मुराद ये है कि ये वो रिसेप्टर होते हैं जहाँ पर ये एपिनेफ्रीन या नॉन एपिनेफ्रीन हार्मोन जो है क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद ये एक्टिव होकर ख़ास तरह के इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे रिसेप्टर्स जहाँ पर ये एपिनेफ्रीन या नॉन एपिनेफ्रीन क्या होते हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं, तो इस वजह से इन रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, एड्रेनोसेप्टर्स कहते हैं। क्लियर है।
जी सर। द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आर क्लासिफाई इनटू, अब हमारे साथ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के कुछ क्लासेस है, ठीक है, इसके कुछ टाइप है, जिसमें पहले नंबर पर अल्फा रिसेप्टर, अल्फा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर या बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा टू एड्रेनोसेप्टर्स हो गए, ठीक है, या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा थ्री एड्रेनोसेप्टर्स हो गए। दीज आर सम सब टाइप्स, ये हमारे साथ कुछ टाइप्स है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के, और इन सारे टाइप्स के जो है अपने अपने ख़ास फंक्शन होते हैं, जिसको अब हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या करते हैं? अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स equally responsive to naturally occurring catechols amines। catechols amines से मुराद आपके पास जो इपिनेफ्रीन्स और नॉन इपिनेफ्रीन्स होते हैं, तो इसको catechols amines कहते हैं, ठीक है। तो जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो इसकी जो रिस्पॉन्स होती है वो बिल्कुल नेचुरली हमारे साथ जो कुदरती तौर पर हमारे बॉडी में जो इपिनेफ्रीन और नॉन इपिनेफ्रीन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो बिल्कुल उसकी तरह से जो है ये क्या करते हैं, इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के हमारे साथ दो टाइप है, जिसमें अल्फा वन एड्रेनोसेप्टर्स और अल्फा टू एड्रेनोसेप्टर्स आते हैं, ठीक है, अल्फा वन एड्रेनोसेप्टर्स और अल्फा टू एड्रेनोसेप्टर्स। तो इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, इनके फंक्शंस को, कि ये किस तरह के फंक्शंस को प्रोड्यूस करता है। साइट ऑफ सर COMT का मतलब भी तो यही है ना, कैटेकोला ओ मिथाइल ट्रांसफर्स। जी सर अभी जो आपने पढ़ाया ना कैटेकोलामाइन, हाँ जी ये बिल्कुल, COMT से बनता है, कैटेकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफर्स। हाँ जी बिल्कुल यही है, मैं यही आपको बताने वाला था कि जी कोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, मतलब ये हमारे साथ एंजाइम्स होते हैं, और इसी तरह से मोनोएमीन जो हमारे साथ ऑक्सीडेज है, तो ये दो तरह के एंजाइम है जो कि ख़ास तरह के फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है, जिसको आगे हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। सही है। Yes. Site of alpha 1 adrenoceptors and the effects of their stimulation। अब हम अल्फा वन एड्रेनोसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, ठीक है, मतलब वो रिसेप्टर जिसके साथ एपिनेफ्रीन या नॉन एपिनेफ्रीन बॉन्डिंग करते हैं, तो कहाँ पर ये बॉन्डिंग करते हैं और कहाँ पर ये रिसेप्टर्स होते हैं, और इसके बॉन्डिंग की वजह से फिर हमारे बॉडी में किस तरह के इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। इन मस्कुलर वेस्कुलर स्मूथ मसल, सबसे पहली जो जगह है जहाँ पर ये अल्फा वन एड्रेनोसेप्टर्स पाए जाते हैं, वो कौन सी जगह है, वो आपके वस्कुलर स्मूथ मसल्स है, आपके जो वेसल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये अल्फा वन एड्रेनोसेप्टर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अल्फा वन स्टिमुलेशन काज वेसो कंस्ट्रिक्शन, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी अल्फा वन एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो इसकी वजह से आपके जो वेसल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, नेरो होना शुरू हो जाते हैं। वेसो कंस्ट्रिक्शन हम किसे कहते हैं, नेरोविंग को कहते हैं, कि वेसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से वेसो कंस्ट्रिक्शन इन द स्किन वेजरा काज इंक्रीज टोटल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ज़ाहिरी बात है जब वेसो कंस्ट्रक्शन होंगी, स्किन के अंदर जो वेसल होंगे वो कंट्रैक्ट होंगे, वेसरा से मुराद ऑर्गन्स के अंदर जो वेसल होंगे वो कंट्रैक्ट होंगे, तो कंट्रैक्ट होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स का जो एरिया होता है, अगर पहले इतना एरिया था तो अब इतना एरिया हो जाता है, नेरो हो जाता है, तो ब्लड फ्लो के लिए एरिया कम हो जाती है, जिसकी वजह से ख़ास तरह का रेजिस्टेंस जो है ब्लड फ्लो पर रखता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सो बीपी जो है इसकी वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, वेसो कंस्ट्रिक्शन इन द नेजल ब्लड वेसल्स काज रिलीफ ऑफ द कंजेशन, जो डीकंजेस्टेंट हम लेते थे ना, तो उन डीकंजेस्टेंट में भी आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वो क्या करते थे, वो हमारे नेजल ब्लड वेसल्स को क्या करते थे, कंस्ट्रिक्ट करते थे, जिसकी वजह से जो कंजेस्टेंट हुआ करता था वो फिर आसानी से ड्रेनेज
हो जाता था। सो वेसो कंस्ट्रक्शन जब नेजल ब्लड वेसल्स में होती है, नेजल में मौजूद हमारे जो ब्लड वेसल होते हैं जब वो कंट्रैक्ट होते हैं, उसकी कंस्ट्रिक्शन होती है, तो इसकी वजह से उसमें मौजूद वहाँ पर मौजूद जो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हुई होती है तो वो आसानी से फिर ड्रेनेज हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इसके साथ साथ इन द सर रेड इन द रेडियल मसल ऑफ आयरस, मतलब हमारे आई का जो आयरस होता है, ठीक है, उसमें उसका रेडियल मसल होता है, तो वहाँ पर भी ये अल्फा एड्रीनोसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये अल्फा 1 एड्रीनोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो इसके स्टिमुलेट होने की वजह से भी जो रेडियल मसल होते हैं, ठीक है, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और इस वजह से मेड्रिएसिस हो जाता है। मेड्रिएसिस किसे कहते हैं? मेड्रिएसिस से मुराद डायलेशन ऑफ द प्यूपल, प्यूपल जो है डायलेट हो जाता है, ठीक है। प्यूपल किसे कहते हैं? आपके आई, ये आपका आई है, आपके आई का ये आपके पास एक और है और इसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर में सर्कल होता है जो कि लाइट सेंसिटिव होता है। जब आप लाइट में जाते हैं तो ये सुखड़ जाता है और जब आप डार्क में जाते हैं तो ये छोटा सा सर्कल जो है ये खुल जाता है, बिल्कुल डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो मिड्रिएसिस कब होता है? जब अल्फा 1 स्टिमुलेशन, अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, इसके स्टिमुलेशन की वजह से जो रेडियल मसल होते हैं, ठीक है, आयरस में, आयरस के जो रेडियस मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से मिड्रिएसिस हो जाता है। एमसीक्यूज में आ सकता है व्हाट इज मीन बाय मेड्रिएसिस, और आया हुआ भी है। मेड्रिएसिस किसे कहते हैं? मेड्रिएसिस से मुराद डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, आई का जो प्यूपिल है वो जब डायलेट होता है उसको हम मेड्रिएसिस कहते हैं। क्लियर है? सर कंट्रैक्शन से रेडियल मसल की कंट्रैक्शन से डायलेशन फिर कैसे हो जाती है? कंस्ट्रिक्शन और ये तो सारा डायलेशन कैसे होगी? देखिए ये पूरा मैकेनिज्म होता है ना। देखिए आप अगर इसके एनाटॉमी को देखें, ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी के देखें, तो ये आयरस आप जानते हैं क्या? नहीं, आयरस जो है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको कोई खाली सा जगह हो, मिसाल के तौर पर ये आपकी क्या है? ये आपकी आई है। मैं आपको यहाँ पर आई बनाकर अब देता हूँ। ये आपकी क्या है? ये आपकी आई है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये आपका क्या है? लेंस हो गया। लेंस के अंदर फिर एक और इस तरह से सर्कुलर होता है, ठीक है, और इसके अंदर फिर एक और ब्लैक कलर में होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्यूपल कहते हैं। अब जब प्यूपल पर लाइट लगती है तो ये क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है, ये इस तरह से क्लोज हो जाता है, और जब आप डार्क में जाते हैं, जब रोशनी नहीं होती, तो ये सिकुड़ने के बजाय ये इस तरह से खुल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है आई के बिल्कुल साइड में, जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये वाला जो रेड साइड है, ठीक है, ये क्या है? इसको आयरस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरस मसल कहते हैं। अब ये आयरस मसल यहाँ पर भी क्या होते हैं? अल्फा 1 एड्रिनोसेप्टर्स होते हैं, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, अल्फा 1। अब यहाँ पर जो अल्फा 1 एड्रिनोसेप्टर रिसेप्टर्स होते हैं, जब वो स्टिमुलेट होते हैं ऊपर की तरफ से, उसको सिग्नल्स मिलते हैं, तो इसके स्टिमुलेट होने की वजह से ये मसल जो है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कंट्रैक्शन इसमें हो जाती है। तो इसमें कंट्रैक्शन होने की वजह से जो प्यूपल होता है आई का वो डायलेट हो जाता है। अब ये डायलेट कैसे होता है, क्यों होता है? तो इसके पीछे एक पूरा आपने जो है फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आई की पढ़नी होगी, तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पूरा डिटेल है, डीपली फिर आप चली जाएंगी तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगी। आपके लिए सिर्फ इतना ही याद करना काफ़ी है कि यहाँ पर जो रेडियल ऑफ द आयरस, आयरस के जो रेडियल होता है, जो कि रेडियल मसल जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर अल्फा 1 एड्रिनोसेप्टर्स होते हैं। जब ये एड्रिनोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो यहाँ पर कंट्रैक्शन काज हो जाती है जिसकी वजह से आई में मौजूद जो प्यूपिल होता है वो डायलेट हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने बस याद रखनी है, इतना आपके लिए जानना काफ़ी है। और अगर आप डीपली इसको सीखना चाहती है तो फिर आपके लिए मैं ख़ास तौर पर जो है ये पूरा मैकेनिज़्म पढ़ लूँगा तो ही मैं आपको बता सकूँगा।
ठीक है, मैंने खुद भी इतना डीपली नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं अभी आपको जो है गुमराह नहीं कर सकता अपने आप से बातें बनाकर आपको बताना। सही है? नहीं सर, आप बात ठीक है सर। जैसे कल आपने पढ़ाया ना वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, उसमें कंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं, जैसे भी आप ये पढ़ाया आपने ना, तो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो वो जो स्क्रीशंस होंगी वो मतलब आउट हो जाती है। हाँ, फिर हम उधर से ब्रोंकोडाइलेशन, मतलब जैसे हम पढ़ा उसमें हम पढ़ते हैं डायलेट हो जाती है। वहां से थोड़ा ये कंसेप्ट जो है ना वो कंफ्यूज कर देता है। देखिए सर इसीलिए तो इसको ऑटोनॉमिक कहा जाता है ना, ये ऑटो पे लगी हुई है। जहां भी इनको जरूरत होती है कंस्ट्रिक्ट होने की और सिक्रीशंस को आउट करने की जरूरत होती है, तो वो ऑटोमेटिकली उस तरह से रिसेप्टर्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। और जहां पे डायलेटेशन की जरूरत होती है उसी तरह से वो एंजाइम रिलीज होते हैं, फिर वहां से वो रिसेप्टर्स जो है उनको डायलेट या कंस्ट्रिक्ट करते हैं। अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स कहाँ पर पाए जाते हैं? पहली बात आपको ये याद रखनी है कि अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर जो है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में पाई जाती है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आयरस के रेडियल मसल्स में जो है अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तीसरी जगह पर अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो वो तीसरी जगह कौन सी है? इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द स्पेंक्टर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के जो स्मूथ मसल्स है जिसको हम स्पेंक्टर्स कहते हैं, तो इन स्पेंक्टर्स में जो है ये अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स जो है पाए जाते हैं। इनका यहाँ पर क्या काम होता है अब हम डिस्कस करेंगे। अल्फा 1 स्टिमुलेशन, जब अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, स्टिमुलेशन से मुराद जब एक्टिव हो जाते हैं, तो एक्टिव होने के बाद ये क्या करती है? कंट्रैक्शन ऑफ ऑल स्पेंक्टर्स, जितने भी स्पेंक्टर्स होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में, उस तमाम को क्या कर लेता है? कंट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। इन द स्मूथ मसल्स ऑफ इंटरनल स्पेंक्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पर भी ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है। सो अल्फा 1 सब टाइप स्टिमुलेशन जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये कंट्रैक्शन काज करती है। जब ये कंट्रैक्शन काज कर लेती है तो इस वजह से स्पेंक्टर जो है क्लोज हो जाते हैं। जब स्पेंक्टर क्लोज हो जाते हैं तो यूरिन जो है वो फिर रिटेंट हो जाते हैं, यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, जिसमें यूरिन फिर पास आउट नहीं होता। ठीक है। और इसी तरह से फिर जो हमारे साथ एक एड्रिनो रिसेप्टर्स होते हैं, एक एंटी एड्रिनो रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? स्पेंक्टर को रिलैक्स करते हैं। जब रिलैक्स हो जाता है तो स्पेंक्टर खुल जाता है, जिसकी वजह से यूरिन आसानी से फिर पास आउट हो जाता है। सही है। इन द सिमिनल वेसिकल्स में क्या होता है? सिमिनल वेसिकल्स में भी हमारे साथ क्या होते हैं? अल्फा 2 के साथ ये अल्फा 1 पाए जाते हैं। अल्फा स्टिमुलेशन काज इजैकुलेशन, ये क्या काज करती है? इजैकुलेशन काज करती है। सही है। सो दस ऑल अल्फा ब्लोकर्स इनहिबिट इजैकुलेशन, जितने भी हमारे साथ अल्फा ब्लोकर है वो इजैकुलेशन को क्या करती है? इनहिबिट करती है। इजैकुलेशन तो आप सबको पता होगा कि किसे कहते हैं। सही है। इन द लिवर में क्या होता है? लिवर में भी ये हमारे साथ अल्फा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सो अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर जो है ये लिवर में भी पाए जाते हैं। जब लिवर में ये स्टिमुलेट होते हैं तो इसकी वजह से ये लिवर में क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है? स्टिमुलेशन काज इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब लिवर में ये अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो इसके एक्टिव होने के साथ ही लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ये वो प्रोसेस होता है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, फैट्स हो गए, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, इससे ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। माइक म्यूट करें, कर लेते हैं।
सो इन द फीड सेल्स में हमारे साथ जब अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ये लिपोलाइसिस को इंक्रीज कर लेता है। लिपोलाइसिस क्या है? लिपिड की ब्रेकडाउन, लिपिड की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर लेता है। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल वाली कोई ऐसी पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स ड्रग। अब अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स हमारे साथ जो ड्रग्स है उसके बारे में हम बात करेंगे कि अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर कौन से ड्रग्स होते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर अल्फा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट हमारे साथ आते हैं। एगोनिस्ट का मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये कंट्रैक्शन को काज करती है तो एगोनिस्ट जब हम देते हैं तो वो मज़ीद कंट्रैक्शन को एनहांस करती है, मज़ीद उसको क्या करती है, आगे फैसिलिटेट करती है। और एंटागोनिस्ट से मुराद ये है कि अगर कोई कंट्रैक्शन काज हो रही हो तो एंटागोनिस्ट उसको काज होने से फिर रोकती है, उसके अगेंस्ट काम करती है। तो अल्फा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट में आपके पास फिनाइल इप्रीन्स आते हैं, ठीक है। फिनाइल इप्रीन्स ये हमारे साथ अल्फा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। एमसीक्यूज में ये वाला पॉइंट जो है आपके पेपर में आया हुआ है, अभी से अपने साथ याद रख लीजिएगा। अल्फा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें जो कि इस एगोनिस्ट के अगेंस्ट काम करती है, इसकी मुखालफत करती है, इसमें हमारे साथ प्राजोसिन आते हैं, टेराजोसिन आते हैं, डोजाजोसिन आते हैं और तेमोसोलिन्स आते हैं, ठीक है। तेमोसोलुसिन आते हैं। ये हमारे साथ अल्फा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है और इंशाल्लाह आप लोगों को फिर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इंशाल्लाह कल के क्लास में हम फिर इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।